हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली रिपीटेबल सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? सबको पता होगा ये कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? लाल, हरा, पीला या फिर बैंगनी। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, हरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा है? बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस ब्रेविस, राइजोबियम या फिर स्ट्रेटोकोकस नॉर्सी। आज आपको जो है सारे क्वेश्चन साइंस से कराए जा रहे हैं, बायोलॉजी से, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। तो आप लोग अच्छे से लेक्चर को देख लीजिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा। और लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको बताना है जो दलहन के पेड़ है इसमें पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राइजोबियम जो है दलहन के पेड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑक्साइड के रूप में, फास्फेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या फिर नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में। तो जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, नाइट्रेट। नाइट्रस ऑक्साइड उसके बाद नाइट्रेट होता है। तो नाइट्रेट जो है इसको पौधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, मूलसेम या फिर वातरंध्र। तो आपको बताना है जो पौधों में जल तथा खनिज लवण होते हैं इनका संचालन किसके द्वारा होता है? तो इनका संचालन जो है जाइलम के द्वारा होता है। और फ्लोएम के द्वारा किसका संचालन होता है? तो इसमें जो है खाद्य पदार्थों का संचालन होता है फ्लोएम के द्वारा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनका संचालन जो है फ्लोएम के द्वारा होता है और जल के द्वारा जाइलम का होता है। ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि जल से जाइलम हो गया और फ्लोएम हो गया तो वो खाद से हो जाएगा। ये जाइलम आप लोग याद रखिएगा, फ्लोएम अपने आप ही याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? ये देखो पूछ भी लिया गया है, वातरंध्र, रंध्र, जाइलम या फिर फ्लोएम। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं किसके माध्यम से पहुंचते हैं? जल तो है जाइलम के द्वारा पहुंचता है, और खाद्य पदार्थ तो या फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? ये देखो पूछ भी लिया गया है, वातरंध्र, रंध्र, जाइलम या फिर फ्लोएम। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं किसके माध्यम से पहुंचते हैं? जल तो है जाइलम के द्वारा पहुंचता है, और खाद्य पदार्थ तो या फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम या फिर में से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो आत्महत्या की थैली है किससे कहा जाता है? तो यह लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाइसोसोम की खोज किसने की? जोहान्सबर्ग ने, इवानोव्स्की ने, लास्की ने या फिर डी डूबे ने। तो आपको बताना है जो लाइसोसोम है इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज जो है डी डूबे ने की। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली ये तो कहा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोटीन की फैक्ट्री है किसे कहा जाता है? तो यह राइबोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, एनर्जी पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये आप लोग सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए कि जो प्रोटीन का फैक्ट्री है या राइबोसोम को कहा जाता है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोप्लाज्मा या फिर राइबोसोम। तो जो प्रोटीन का संश्लेषण है किसके द्वारा होता है? तो यह राइबोसोम के द्वारा होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और लाइसोसोम को
आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस। मैं आपको सारे फिर से बता दे रही हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों को याद हो जाएगा, अगर आपको याद नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 10 है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? वाटसन ने, क्रिक ने, कानबर्ग ने या फिर और भी दोनों ने? तो आपको बताना है जो डीएनए का संश्लेषण है इसका प्रतिपादन किसने किया? तो यह कानबर्ग ने किया। और वाटसन, क्रिक ने क्या किया था? तो इन्होंने जो है डीएनए का द्विकुंडलीनुमा जो मॉडल था यह प्रस्तुत किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। द्विकुंडलीनुमा मॉडल जो था यह वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया? मेंडल ने, वाटसन ने, कानबर्ग ने या फिर हरगोबिंद खुराना ने? तो आपको बताना है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो यह किया था हरगोबिंद खुराना ने। और मेंडल ने आनुवांशिक मॉडल प्रस्तुत किया था, आनुवांशिक। और वाटसन ने क्या किया था? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलीनुमा मॉडल प्रस्तुत किया था, और कानबर्ग ने क्या किया था? इसने किया था डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, अभी बताया भी था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कानबर्ग ने। तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए कि जो मेंडल है इन्होंने आनुवांशिक की खोज की थी, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए कुंडलीनुमा मॉडल की, कानबर्ग ने डीएनए संश्लेषण की और हरगोबिंद खुराना ने जीन का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चे का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र में होता है? तो आपको बताना है जो बच्चे का लिंग होता है, बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी, इसका निर्धारण जो है किसके गुणसूत्र के कारण होता है? पिता के, माता के, दोनों के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह लिंग निर्धारण जो है पिता के गुणसूत्र के कारण होता है। अगर किसी को बेटी हो रही है तो इसमें जो है पिता की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि उसके बेटियां हो रही हैं, क्योंकि उसके गुणसूत्र ही उसमें होते हैं। तो इसमें जो है माता का कोई दोष नहीं होता है। माता के गुणसूत्र जो होते हैं यह निर्धारित नहीं करते हैं कि लड़का होगा या लड़की, पिता के गुणसूत्र निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मधुमेह रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? एंजाइम के, प्रोटीन के, इंसुलिन के या फिर यूरोक्रोम के? सबको पता होगा ये कि जो मधुमेह रोग होता है किसकी कमी के कारण होता है? तो यह जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, इंसुलिन। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंसुलिन शरीर में कहाँ पर बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमाशय में, अग्नाशय में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में? तो आपको बताना है जो इंसुलिन है या शरीर में कहाँ पर बनता है? तो यह बनता है अग्नाशय में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो आपको बताना है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा नहीं पाया जाता है। तो यह विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है ये भी आप लोग बताइएगा। तो विटामिन जो है खट्टी चीज़ों में, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, इन सब में जो है विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और इससे कौन सा रोग होता है ये भी आप लोग बताइएगा। तो विटामिन सी से जो है स्कर्वी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है ये भी आप लोग बताइए। तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। और विटामिन डी जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह जो है सूखा रोग होता है, सूखा रोग। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाता है बहुत बार। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? जिसे सूखा रोग को रिकेट्स भी कहते हैं, सूखा रोग को रिकेट्स भी कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेराल है, विटामिन डी का कैल्सीफेराल। और विटामिन बी जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह जो है बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो यह जो है थायमीन है, थायमीन है। और विटामिन ए जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे जो है रतौंधी हो जाती है,
रतौंधी होती है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल। तो मैंने आपको सारे करा दिए हैं जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं कि जो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी। विटामिन सी जो है या किस में पाया जाता है, तो या जो है आंवला और खट्टी चीज़ें जैसे आंवला हो गया या नींबू हो गया, इन सब में जो है विटामिन सी पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो यह जो है स्कर्वी हो जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल है। और विटामिन ए जो है इसकी कमी से जो है रतौंधी रोग हो जाता है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी जो है इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है थायमीन, रासायनिक नाम है थायमीन। और विटामिन डी जो है इसकी कमी से सूखा रोग, जिसे रिकेट्स भी कहा जाता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स नोट डाउन करा दिए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग नोट्स बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? तो आपको बताना है कि मानव मूत्र जो होता है इसमें कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। तो इसमें जो है विटामिन सी उत्सर्जित होता है। तो मैंने आपको विटामिन बी, डी, सी ये सारे कराए थे, विटामिन के नहीं कराया था। तो विटामिन के जो होता है इससे जो है रक्त का थक्का में प्रभावित करता है ये। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है फ्लिकोनोन है। इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो, कि जो विटामिन के है इसके कारण जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। और इसकी कमी इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है फ्लिकोनोन। अक्सर से पूछ लिया जाता है कि कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होता है कौन सा होता है? तो यह जो है बी सी विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो यह जो ADEK एडक जो है वसा में घुलनशील विटामिन है और BC जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 47 डिग्री सेल्सियस? सबको पता होगा कि जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना होता है? तो यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्यों के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 28, 29, 30 या फिर 31? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मनुष्य होते हैं इनके मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, 31। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने, रॉबर्ट हुक ने, वाटसन ने या फिर मेंडल ने? तो आपको बताना है गुणसूत्र जो है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज वाल्डेयर ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने जो है सेल, जिसे कोशिका कहा जाता है, कोशिका की खोज की थी। और मेंडल ने किसकी खोज की थी? तो यह जो है अनुवांशिक। और वाटसन ने, ये तो मैंने आपको बताया था, जो वाटसन एवं क्रिक थे इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने जो है DNA द्विकुंडलीनुमा मॉडल की खोज की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, DNA डबल मॉडल, इसे ऐसे आप लिख सकते हैं कि जो DNA डबल मॉडल है इसकी खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने की, गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की, रॉबर्ट हुक ने सेल और कोशिका जिसे कहते हैं इसकी खोज की, मेंडल ने अनुवांशिक। क्वेश्चन नंबर 20 है, आप लोग बताइए कि जो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, जिसे आप लोग गुणसूत्र कहते हैं? 44, 45, 46 या फिर 48? तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो यह 46 होती है, अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्मा, शुक्राणु, RBC या फिर WBC? RBC रेड ब्लड सेल्स और WBC वाइट ब्लड सेल्स, फुल फॉर्म है इसके। तो जो सबसे छोटी जीवित कोशिका है कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 22 है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? हाथ की, पैर की, तंत्रिका तंत्र की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है?
तो यहाँ पे जो है कोशिका पूछा गया है, तो आप लोग ये पैर की मत लगाइएगा, इसलिए जो है हड्डी जब पूछा जाएगा तब हाथ पैर की होगी। और यहाँ पर सबसे लंबी कोशिका पूछा गया है, तो यह जो है तंत्रिका तंत्र है। और अगर यहीं पे पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, हड्डी कौन सी है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो यह फीमर हड्डी होती है। और यह कहाँ पाई जाती है, तो यह जो है जांघ में पाई जाती है। जांघ की जो फीमर हड्डी होती है सबसे लंबी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो यह कान की होती है, इसका नाम जो है स्टेपीज है। सबसे छोटी हड्डी है कान की, यह स्टेपीज है इसका नाम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है इसको तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। हड्डी पूछा जाए कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो यह जो फीमर है या जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए, आरएनए, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो यह डीएनए होता है, क्योंकि डीएनए जो है आपके कोशिका आनुवांशिक लक्षण को दर्शाता है। जैसे कि डीएनए किसी का जब चेक किया जाता है तो उससे पता लग जाता है कि वह कौन से ख़ानदान का है, उसका, जैसे बहुत लोग होते हैं कि अपने बच्चों को अपनाते नहीं हैं, तो उनका डीएनए टेस्ट किया जाता है तो उससे पता लग जाता है कि वो उसका पिता है कि नहीं है। और अगर उसके बाद भी नहीं अपनाते तो उनके खिलाफ़ केस होता है। तो डीएनए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोग लाइफ में, जो ये सब पता लगाने के लिए कि कौन किसका बच्चा है, फिर किसने कोई जुल्म किया है, ये भी डीएनए बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रोमोसोम में, राइबोसोम में या फिर लाइसोसोम में। तो आपको बताना है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ पर होता है, तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और लाइसोसोम मैंने आपको बताया था, इसको क्या कहा जाता है, तो इसे जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। और राइबोसोम क्या था, राइबोसोम, तो इसे जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, टमाटर का खाने योग्य भाग जो है कौन सा होता है, टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, पुष्पक्रम या फिर तना। तो जो टमाटर का खाने योग्य भाग होता है इसका नाम क्या है, तो यह फल भित्ति है, मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पपीता का खाने योग्य भाग जो है कौन सा है, फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, पुष्पक्रम या फिर तना। तो आपको बताना है जो पपीता है इसमें खाने योग्य भाग कौन सा होता है, खाने योग्य भाग, तो यह होता है मध्य फल भित्ति, मतलब जो छिलका होता है इसको छील के खाया जाता है ना, तो इसको जो है मध्य, इसके बीच का जो होता है वो खाया जाता है, तो मध्य फल भित्ति खाई जाती है इसमें। और टमाटर तो पूरा खाया जाता है, तो टमाटर इसीलिए फल भित्ति है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हल्दी में पीला रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है, लाइकोपीन, यूरोक्रोम, मेलानिन या फिर कुरकुमिन। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुरकुमिन जो है इसके कारण जो है हल्दी का पीला रंग होता है। और लाइकोपीन जो है टमाटर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। देखो पूछ लिया गया है, कुरकुमिन, मेलानिन, लाइकोपीन या फिर यूरोक्रोम। तो आपको बताना है टमाटर में लाल रंग किसके कारण से होता है, तो यह जो है लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। और हल्दी में पीला रंग किसके कारण से होता था, तो यह जो है कुरकुमिन। क्वेश्चन नंबर 29 है, दूध में पाया जाने वाला शर्करा कौन सा है, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर लैक्टोज। तो आपको बताना है जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, लैक्टोज जो है इसमें, लैक्टोज जो है इसमें दूध में पाई जाती है, दूध में जो है लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और इसमें जीवाणु कौन सा पाया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसमें जो है जीवाणु लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, जल का घनत्व तो अधिकतम कितने डिग्री पर होता है, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 6 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है जो जल का घनत्व तो अधिकतम होता है कितने डिग्री पर होता है, तो यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 31 है, वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? अल्फा में, बीटा में, गामा में या फिर एक्सरे किरण में? तो वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो यह जो है गामा किरण में होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। गामा किरण जो होती है इसमें वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है? लाल में, बैंगनी में, हरा में या फिर नीला में? तो जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है किस में होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह बैंगनी में होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो यह लाल में होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में, जल में, कांच में या फिर लकड़ी में? तो जो प्रकाश की चाल है अधिकतम किस में होती है? तो यह होती है निर्वात में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण से दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश जो है काला दिखाई पड़ता है किसके कारण से? उद्दीपन के, अपवर्तन के, परावर्तन के या फिर प्रकीर्णन के? तो जिसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, प्रकीर्णन के कारण जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, समुद्र का जल नीला किसके कारण से दिखाई देता है? उद्दीपन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन या फिर परावर्तन? तो आपको बताना है जो समुद्र का जल होता है नीला किसके कारण से दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला भी प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है और समुद्र का जल नीला भी प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, तारे किसके कारण से टिमटिमाते हैं? प्रकीर्णन के कारण, उद्दीपन, अपवर्तन या फिर परावर्तन? तो आपको बताना है जो तारे होते हैं किस वजह से टिमटिमाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपवर्तन के कारण। तारे जो होते हैं अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हीटर का तार किसका बना होता है? तांबा का, टंगस्टन का, लोहा का या फिर नाइक्रोम का? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको वैसे पता भी होगा कि जो हीटर का तार है किसका बना होता है? तो यह बना होता है नाइक्रोम का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण से ऊपर चढ़ता है? संवेग के कारण, केशकात्व के कारण, अपकेंद्रीय बल या फिर विकेंद्रीय बल? तो आपको बताना है तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण से ऊपर चढ़ता है? तो यह जो है केशकात्व के कारण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और आप लोग अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल वह होता है जो केंद्र की तरफ लगता है, केंद्र के अंदर की तरफ। केंद्र के अंदर की तरफ जो बल लगता है इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और इसका उदाहरण कौन सा है? तो यह जो है कुएं में चलने वाली मोटरसाइकिल। देखा होगा आपने, जो कुएं के अंदर, मौत के कुएं के अंदर मोटरसाइकिल चलती है तो वह एक अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अब केंद्रीय बल किसे कहते हैं? केंद्र के बाहर की ओर लगने वाला बल, केंद्र के बाहर की ओर लगने वाला बल। और इसमें कौन सा उदाहरण है? जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, और क्या हो गया? और जैसे दूध से मक्खन निकालना, दूध से मक्खन निकालना, दूध से मक्खन निकालना भी एक अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण से ऊपर चढ़ता है? तो यह जो है केशकात्व के कारण। और अभिकेंद्रीय बल वह होता है जो केंद्र के अंदर की ओर लगता है, जैसे कि मौत के कुएं में चलती मोटरसाइकिल। अब केंद्रीय बल वह होता है जो केंद्र के बाहर की ओर लगता है, जैसे कि दूध से मक्खन निकालना और वॉशिंग मशीन। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? CO2, CO, N2 या फिर O2? तो आपको बताना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 40 है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है जो परमाणु बम होता है किस सिद्धांत पर काम करता है। वैसे सबको पता होगा, तो यह जो है नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हाइड्रोजन बम है किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है नाभिकीय संलयन,
जो परमाणु बम होता है या नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, और जो हाइड्रोजन बम होता है या नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। तो हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके जाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको टाइम पर मिल पाए। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो आपको बताया जाता है कि कब वीडियो आने वाली, कभी कभी टाइम भी चेंज हो जाता है, तो आप लोग अगर वहाँ रहेंगे तो वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल पे जो आपको PDF भी मिल जाएगा, जो आपको सुबह करंट अफेयर कराया जाता है उसका PDF आपको चैनल पे ही मिलेगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ग्रुप मिल जाएगा हमारा, तो वहाँ पे आप लोग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो आपको क्विज कराई जाती हैं वो भी टाइम लिमिट के साथ, वो भी सारी सब्जेक्ट की क्विज कराई जाती हैं। तो आप लोग ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। इन दोनों का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।